हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इससे पहले हम 260 तक प्रश्न करवा दिए हैं। आज हम 261 से प्रश्न करवाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, अगर इसका आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा हुआ है, नहीं तो यहाँ पर उत्कर्ष क्लासेस का व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको अपने व्हाट्सएप में सेव करके लिखेंगे जीके 1000, आपको यहाँ से PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के मेरा जो पहला प्रश्न है, जो 261 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा मानववाद। यहाँ से देखिए, इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा समाचार के अधीन है। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के द्वारा। इसी में देखिए, इसकी व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है। मौलिक अधिकार नागरिक के लिए मूलभूत अधिकार हैं। दोस्तों, इसमें देखिए, भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। यह संविधान के मूलभूत ढांचे का एक अंग है। मूल अधिकार के छीने जाने पर कोई भी नागरिक अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय से उपचार पा सकता है। कुछ मूल अधिकारों को आपातकालीन स्थितियों में निलंबित किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में निहित मूल अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। जो अनुच्छेद जो भारतीय संविधान 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बात वर्णन किया। इसी में देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वाक स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में देखिए, इसकी व्याख्या, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकारों संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्यभूत अधिकार हैं। अनुच्छेद 19 का यह मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान मान्यता देता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को। इसी में देखिए, इसकी व्याख्या यहाँ से, भारतीय संविधान केवल धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति की सुरक्षा के लिए कतिपय अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद जो है 29 एवं 30 में किया गया है। इसी में देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने माह तक रखा जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 3 माह तक। इसी में देखिए, इसकी व्याख्या यहाँ से, अनुच्छेद 22 के खंड 4 में यह प्रावधान किया गया है कि लोकहित और शांति व्यवस्था कायम रखने के आधार पर 3 मास से अधिक बिना सलाहकार बोर्ड की सलाह से किसी व्यक्ति को
निरुद्ध नहीं किया जा सकता। 3 माह से अधिक समय तक निरुद्ध करने के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाने की अंतिम शक्ति संसद में होगी। इसी में देखिए सही उत्तर दीजिए। केवल अनुच्छेद जो है 15 के 1 में निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर मतभेद नहीं करेगा। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये डी होगा। देखिए यहाँ से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से कोई भी आधार पर वो भेदभाव नहीं करेगा। और आपको पूछ लिया जाएगा अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में वर्णन है, तो ये जाएगा अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ये इसी में देखिए आगे अनुच्छेद 15 के 1 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के 2 में उल्लेख किया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, भोजनालयों, मनोरंजन के स्थलों, सार्वजनिक मैदानों, तालाबों, कुआओं, स्नानघरों पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इसी में देखिए आगे और अनुच्छेद 15(3) में उल्लेख किया गया है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान भी करेगा। इसी में हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असम्मिलित है, मतलब गलत है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा देखिए मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम अनुच्छेद 24 ये जो है गलत है। ये सब देखिए अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में ये सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद जो है 21 में दिया वो भी सही है। निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण के अनुच्छेद वो भी 22 में ये सही है, ये गलत है। तो इसका उत्तर भी यही डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया। वही अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान भी किया गया है। और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न देखिए भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श की घोषणा करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में ये किया गया है। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय सुलभ कराने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है वह इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने पर पूर्ण हो सकता है। इसी में देखिए यहाँ से आगे ये वास्तविक रूप से देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसे निर्देशित कर है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। देखिए यहाँ से जो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 50 में राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किया गया है। आपको पूछ लिया जाएगा कि कितने अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि राज्य के लोक सेवाओं में एक न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद जो है 50 में ये किया। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जोड़ा गया था। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। इसमें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए प्रावधान अनुच्छेद 69 के को जोड़ा गया जिसमें सामान्य न्याय और निःशुल्क
विधिक सहायता का उपबंध किया गया है। इसी में देखिए आगे जो अनुच्छेद 29 के जोड़ा गया, जिसमें बालकों की शोषण से रक्षा तथा स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित रखने संबंधी प्रावधान जोड़ा गया है। इसी में आगे अनुच्छेद जो है 43 के क में जोड़ा गया, जिसके द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना सुनिश्चित किया गया है। इसी में आगे है अनुच्छेद 48 के क जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का कर्तव्य शामिल किया गया है। इसी में हमारे जो अगला प्रश्न देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। यहाँ देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 40 में ये वर्णन है जो ग्राम पंचायतों का संगठन का वर्णन अनुच्छेद 40 में दिया गया, तो उसका ये हो जाएगा। और अनुच्छेद 41 में ये वर्णन है कि काम करने का अधिकार, और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के जो 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों में प्रयोग। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता, औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा योजना, दिव्यांग हेतु आरक्षण, वृद्धों हेतु पेंशन योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना आदि। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन का वर्णन किया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के। तो ये 1, 2 और 3 सही है, 4 नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ देखिए ये सी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में यहाँ से आप समझिए। अनुच्छेद 39 के 4 में जोड़ा गया, जिसमें बालकों के शोषण से रक्षा तथा स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित रखने संबंधी प्रावधान जोड़ा गया। अनुच्छेद 46 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। और इसी में देखिए आगे अनुच्छेद 39 के ई में सभी स्त्रियों व पुरुषों के स्वास्थ्य के ध्यान में रखा जाएगा। उन्हें ऐसे काम नहीं करने दिया जाएगा जो उनकी आयु के विरुद्ध हो। इसी में देखिए भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये वर्णन किया गया है। तो इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन का उल्लेख किया गया है, और इसमें पंचशील समझौता, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भी स्थापना की गई है। इसी में देखिए हमारे जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्य नहीं है? प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझे। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। संविधान के प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय सुलभ कराने का जो संकल्प व्यक्त किया गया वह इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने पर पूर्ण हो सकता है। इसी में देखिए आगे ये वास्तविक रूप से देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। इसी में देखिए हमारे जो अगला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो राज्य के समर्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। इससे पहले हम आपको बताए हैं अनुच्छेद 40 के बारे में। इसकी व्याख्या भी यहाँ समझ लीजिए आप। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों में प्रयोग किया गया। प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक
संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर जो हो जाएगा आपको ये ए हो जाएगा। ये सब पर सही है, ये गलत है, इसलिए उसका उत्तर ये हो जाएगा। ये देखिए, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने के हेतु राज्य प्रयास करेंगे, ये सही है। यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तब भी संविधान की यह अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर यह हमारे देश के शासन में मूलभूत हो। तो इसका जो उत्तर तो बता दिए आपको, ये हो जाएगा। इसकी व्याख्या 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा। यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तब भी संविधान की यह अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर यह हमारे देश के शासन में मूलभूत हो। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, भारत के सभी लोग में सामंजस्य और सामान्य सामूहिक भाईचारों की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में राज्य सभी स्त्रियों व पुरुषों को काम करने का समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। नोट इसमें देखिए, अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 16 में भी है और अनुच्छेद 45 में ये वर्णन है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल अवस्था एवं शिक्षा की व्यवस्था करेगा। जो आंगनवाड़ी जो चलता है, जो 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चा तक यहाँ पर ये रहता है और इसके बाद जो स्कूल में एडमिशन किया जाता है, जो प्राथमिक स्कूल में। तो इसी में देखिए आगे, मूल संविधान में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत यह प्रावधान में उल्लिखित नहीं था। मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में यह उल्लिखित नहीं था। अनुच्छेद 45 में यह उल्लिखित था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। और देखिए इसी में 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में उपयुक्त प्रावधान हटाकर के वर्तमान प्रावधान किया गया है और आंगनवाड़ी के आधार अनुच्छेद 45 से ही है। अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य नगर पालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के लिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सुनिश्चित करेगा। ये इससे पहले भी आपको इसका बारे में बताए हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राथमिक प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 51 के क में है ये। इसी में इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। अनुच्छेद 51 के क में 7वें नंबर पर है, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। इसी में देखिए आगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इसका तो उत्तर हो जाएगा, ये लोक चुनावों में मतदान करना, ये उसका मूल कर्तव्य नहीं है। इसकी व्याख्या यहाँ समझे आप। अनुच्छेद 51 के क में संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों और राष्ट्रगान का आदर करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सामाजिक सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। इसी में देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उससे अक्षुण्य रखे। यह उपबंध किस में किया गया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये मूल कर्तव्य में। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ से। अनुच्छेद 51 के क में तीसरे नंबर पर भारत की प्रभुत्ता, एकता और
अखंडता की रक्षा करे और उसे अशून्य रखे। दोस्तों आज की जो मेरा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।